एक रथ यात्रा और 100 यज्ञ का पुण्य। जगन्नाथ रथ यात्रा की बात हो रही है। जगन्नाथ रथ यात्रा 2026 और अब इसकी शुरुआत होने वाली है। और उसके पहले अगर आप प्लानिंग कर रहे हैं तो आपको ये ज़रूर देख लेना चाहिए कैसे आपको प्लानिंग करनी है, वहाँ जाकर आप कैसे ज़्यादा तरीके से एक्सप्लोर कर सकते हैं और कैसे पुण्य लाभ कमा सकते हैं। नमस्कार, आपके साथ में ललित प्रजापति। सबसे पहले रथ यात्रा की बात करेंगे और बेसिक जो जानकारियाँ वो आपको जान लेनी चाहिए। इस साल 16 जुलाई से जगन्नाथ रथ यात्रा शुरू होने जा रही है। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक जो भी व्यक्ति इस रथ यात्रा में शामिल होता है और अगर उसे रथ खींचने का मौका मिल जाए तो 100 यज्ञ करने के बराबर पुण्य उसे प्राप्त होता है। ये मान्यताएं हैं। हर साल आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीया को भगवान जगन्नाथ जी की पुरी में रथ यात्रा निकाली जाती है। बाकी पूरे देश में भी अलग अलग जगहों पर रथ यात्रा निकालने का चलन है, उसके बारे में आगे हम वीडियो में बात करेंगे। तो इस साल जो जगन्नाथ रथ यात्रा है वो 16 जुलाई को शुरू हो जाएगी। रथ यात्रा में भगवान जगन्नाथ के अलावा उनके बड़े भाई बलराम और बहन सुभद्रा का रथ भी निकाला जाता है। इस रथ यात्रा को लेकर मान्यता ये है कि एक दिन भगवान जगन्नाथ की बहन सुभद्रा ने उनसे द्वारका के दर्शन कराने की प्रार्थना की। तब भगवान जगन्नाथ ने अपनी बहन की इच्छा पूर्ति के लिए उन्हें रथ में बिठाया और पूरे नगर का भ्रमण कराया, यानी पूरा नगर उन्हें दिखाया। इसके बाद से ही इस रथ यात्रा की शुरुआत मानी जाती है। जगन्नाथ जी की रथ यात्रा के बारे में स्कंद पुराण, नारद पुराण, पद्म पुराण और ब्रह्म पुराण में भी बताया गया उल्लेख है। और यही वजह है कि हिंदू धर्म में इस रथ यात्रा का खासा महत्व बताया गया है। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक जो भी व्यक्ति इस रथ यात्रा में शामिल होकर इस रथ को खींचता है उसे 100 यज्ञ करने के बराबर पुण्य प्राप्त होते हैं। 800 साल पुराने इस मंदिर में भगवान कृष्ण को जगत के नाथ जगन्नाथ जी के रूप में पूजा जाता है और इनके साथ ही उनके जो बड़े भाई हैं, भाई बलराम और उनकी बहन सुभद्रा, वो भी यहाँ पर विराजमान हैं। रथ यात्रा में तीनों ही देवों के साथ में रथ निकलते हैं। रथ यात्रा के दौरान भगवान जगन्नाथ के साथ भाई बलराम और बहन सुभद्रा के लिए अलग अलग रथ होते हैं और इन रथों को बनाने की जो शुरुआत है वो अक्षय तृतीया से हो जाती है। इस बार भी बहुत तेज़ी से काम चल रहा है। रथ यात्रा में सबसे आगे भगवान बलराम रहते हैं, बीच में बहन सुभद्रा का रथ रहता है और सबसे पीछे भगवान जगन्नाथ का रथ होता है। एक और ख़ास बात कि ये जो रथ होते हैं ये अलग अलग रंग के होते हैं। इनकी जो पहचान है वो रंग के ज़रिए होती है, ऊंचाई के ज़रिए होती है। सभी के अलग अलग रंग हैं और सभी की अलग अलग हाइट होती है। वो भी हम आपको बताते हैं किस तरीके से इनकी पहचान हो सकती है। रंग से भी आप पहचान कर सकते हैं। भगवान बलराम जी का जो रथ है उसे ताल ध्वज कहा जाता है, ताल ध्वज, और इसकी पहचान लाल और हरे रंग से होती है। वहीं सुभद्रा के रथ का नाम है दर्पदलन या फिर पद्म रथ भी इसे कहीं कहीं कहा जाता है। उनके जो रथ का रंग है वो काला या नीले रंग का होता है। इसमें लाल रंग भी मिक्स होता है हालांकि। और भगवान जगन्नाथ का जो रथ है उसे नंदी घोष या फिर गरुण ध्वज, नंदी घोष अथवा गरुण ध्वज दोनों नाम इस्तेमाल होते हैं, कहा जाता है। इसका जो ये जो रथ है भगवान जगन्नाथ का वो लाल और पीले रंग का होता है। ख़ास बात यह है कि नीम की लकड़ी से ये रथ बनते हैं। हमेशा नीम की लकड़ी से बनाए जाते हैं क्योंकि ये लकड़ी जो है औषधीय होने के साथ साथ पवित्र भी मानी जाती है। हर साल बनने वाले ये जो रथ हैं वो एक समान ऊंचाई के ही बनाए जाते हैं। अगर भगवान जगन्नाथ के रथ की ऊंचाई की बात कर ली जाए ये होता है 45.6 फीट ऊंचा। बलराम के रथ की बात कर ली जाए ये 45 फीट और देवी सुभद्रा का जो रथ है वो 44.4 फीट ऊंचा होता है। भगवान के रथ में एक भी कील या कांटे आदि का प्रयोग नहीं होता है और यहाँ तक कि कोई भी धातु मेटल का इस्तेमाल इस रथ में नहीं होता है। यही वजह है कि इसको बनाने की जो प्रक्रिया है वो बहुत हार्ड है और कुछ ही लोग हैं जो इस रथ को बनाते हैं। रथ की जो लकड़ी का चयन है वो बसंत पंचमी के दिन किया जाता है कि इस लकड़ी से रथ बनेगा, इस तरह की लकड़ी होनी चाहिए। और रथ बनाने की जो शुरुआत है जैसा मैंने आपको बताया अक्षय तृतीया के साथ ही इसकी शुरुआत हो जाती है। छर पहनरा ये झाड़ू लगाने की रस्म है और इसी को आप अगर छत्तीसगढ़ में जाकर देखेंगे वहाँ पर भी रथ यात्रा निकलती है, बड़ी भव्य रथ यात्रा निकलती है। उसको छेरा पेरा बोला जाता है। अर्थ दोनों के समान है। तीनों के रथ तैयार होते हैं, तीनों भगवानों के रथ तैयार होते हैं और उसके बाद पूजा के लिए पुरी के जो गजपति राजा हैं उनकी पालकी आती है।
इस पूजा अनुष्ठान को छर पहनरा के नाम से जाना जाता है। इन तीनों रथों की विधिवत पूजा की जाती है और फिर सोने की झाड़ू से रथ मंडप और यात्रा वाले रास्ते को साफ किया जाता है। जगन्नाथ जी के जन्मस्थली तक ये पूरी यात्रा पहुंचती है। ढोल, नगाड़े, तुरही, शंख ध्वनि, इसके साथ साथ लोग रथ को लगातार खींचते रहते हैं और रथ खींचने का जिसे सौभाग्य मिल जाता है वो महाभाग्यशाली माना जाता है। जगन्नाथ मंदिर से रथ यात्रा शुरू होती है और करीब करीब 3 किलोमीटर दूर गुंडीचा मंदिर पहुंचती है। इस जगह को भगवान की मौसी का घर भी माना जाता है। एक अन्य मान्यता के मुताबिक यहीं पर विश्वकर्मा ने इन 3 प्रतिमाओं का निर्माण किया था। ये स्थान जगन्नाथ जी की जन्मस्थली भी मानी जाती है। तीनों देव 7 दिनों के लिए यहाँ विश्राम करते हैं। आषाढ़ महीने के 10वें दिन ये जो सभी रथ हैं ये फिर से मुख्य मंदिर की तरफ प्रस्थान करते हैं, मुख्य मंदिर की तरफ वापसी होने लगती है। वापसी की यात्रा को भी एक टर्म दिया गया है, बहुड़ा यात्रा वापसी की यात्रा को कहा जाता है। जगन्नाथ मंदिर पहुंचने के बाद वैदिक मंत्रोच्चार के बीच देव विग्रह को फिर से प्रतिष्ठित किया जाता है। भगवान बाहर चले गए, फिर भगवान आए और फिर भगवान की तरह उनकी प्राण प्रतिष्ठा विग्रह जो है वो स्थापित किए जाते हैं। मान्यता क्या है? स्कंद पुराण में वर्णित है कि जो व्यक्ति रथ यात्रा में शामिल होकर जगत के स्वामी जगन्नाथ जी के नाम का कीर्तन करता हुआ गुंडीचा नगर तक जाता है वो सारे कष्टों से मुक्त हो जाता है। वहीं जो व्यक्ति जगन्नाथ को प्रणाम करते हुए मार्ग के धूल कीचड़ आदि में लोट लोट कर जाता है वो सीधे भगवान विष्णु के उत्तम धाम को प्राप्त होता है। साथ ही जो व्यक्ति गुंडीचा मंडप में रथ पर विराजमान श्री कृष्ण, बलराम और सुभद्रा के दर्शन दक्षिण दिशा को आते हुए करता है उसे मोक्ष मिलता है। इसे लेकर तैयारियों का भी सिलसिला मयूरभंज में लगातार चल रहा है। पहले से ही तैयारी शुरू कर दी गई है, रथ बनाने का सिलसिला शुरू हो गया है। पेंटर के तौर पर जो वहाँ काम करते हैं सुपुन सिंह, वो बारिश के चलते थोड़ी देरी की बात कर रहे हैं, लेकिन कह रहे हैं कि पूरी तरह 16 तारीख तक तो काम पूरा करना ही होगा। तेज़ी से काम किया जा रहा है। पहियों की पेंटिंग का काम शामिल है। टीम में और भी लोग हैं, सूरज कुमार बेहरा हैं, प्रभास रंजन हैं। वो बताते हैं कि पारंपरिक तरीके से काम किया जाता है। 12 लोग करीब करीब दिन रात लगातार काम कर रहे हैं। 4 साल से ये लोग जुड़े हुए हैं। राहुल जो जुड़े हुए हैं इस काम से, वो बताते हैं कि रथ के निर्माण और सजावट के पूरे काम में करीब करीब 50 लोग शामिल होते हैं। पूरी टीम का ध्यान रखा जाता है और इस बार उम्मीद है सभी को कि यात्रा के लिए सब कुछ तैयार हो जाएगा और बहुत तेज़ी से इस पर काम हो रहा है। जैसे मैंने आपको बताया कि दिन रात जाग कर, क्योंकि 16 तारीख में अब बहुत ज़्यादा वक्त बचा नहीं है, उससे पहले ये सब कुछ करना है। ये तो इसका एक आध्यात्मिक पार्ट हो गया, लेकिन अगर आप वहाँ जाने की प्लानिंग कर रहे हैं तो कुछ ज़रूरी बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए। रथ यात्रा में हर साल लाखों श्रद्धालु शामिल होते हैं। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए ओडिशा सरकार और मंदिर प्रशासन की तरफ से खास सुरक्षा के इंतजाम किए जाते हैं। ट्रैफिक डायवर्जन होता है और अलग अलग दर्शक क्षेत्र बनते हैं। श्रद्धालुओं को प्रशासन के निर्देशों का पालन करना चाहिए। मुख्य जगन्नाथ मंदिर में हालांकि केवल हिंदू श्रद्धालुओं को प्रवेश की अनुमति है, लेकिन रथ यात्रा में सभी धर्म के लोग शामिल हो सकते हैं, भगवान के दर्शन कर सकते हैं और रथ खींचने में भी भाग ले सकते हैं। हालांकि इसके लिए ज़रूरी है कि जैसे ही आप पुरी पहुँचें, आप पूरे नियमों के बारे में एक बार जानकारी ले लें। एक बड़ा सवाल रहता है कि क्या पहना जाए। तो जुलाई में दरअसल जो पुरी का मौसम है वो गर्म और उमस से भरा रहेगा और इसीलिए हल्के सूती कपड़े पहनना बेहतर रहेगा। पर्याप्त पानी साथ में रखें, खुद को हाइड्रेट रखें। किन चीज़ों पर यहाँ पर रोक है वो जान लीजिए। रथ यात्रा के दौरान मंदिर परिसर का जो प्रतिबंधित इलाका है वहाँ चमड़े से बने सामान, मोबाइल फ़ोन, कैमरा और बाकी का जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स है उसे ले जाने की परमिशन नहीं होती है। यात्रा से पहले नियमों की जानकारी आपको ज़रूर ले लेनी है। ट्रैफिक और पार्किंग सुरक्षा कारणों से ग्रैंड रोड और आसपास की कई सड़कें वाहनों के लिए इस दौरान बंद रहती हैं। ऐसे में निर्धारित जो पार्किंग स्थल है उसी का इस्तेमाल करें और ट्रैफिक डायवर्जन के लिए किसी भी तरह तैयार रहें। अब जब आप पुरी जाएंगे तो ज़ाहिरा तौर पर खाना पीना, हम जब किसी नई जगह जाते हैं तो वहाँ की जो लोकल टेस्ट होता है उसे ज़रूर करते हैं। तो पुरी की जो यात्रा है वो महाप्रसाद के बिना अधूरी मानी जाती है। इसके अलावा जो पारंपरिक ओडिया व्यंजन हैं वो भी काफ़ी लोकप्रिय हैं। इनमें ख़ास तौर पर दालमा, जो कच्ची सब्ज़ी और दाल को मिलाकर बनता है, कद्दू हो गया, इस तरह की सब्ज़ियाँ हो गई। बड़ा घुगनी करी समझ लीजिए आप,
उड़द दाल के कुरकुरे से बड़े बनाए जाते हैं और चने या सूखी मटर की चटपटी मसालेदार करी घुगनी बनाई जाती है। एक कॉम्बिनेशन है ये। इसके अलावा छेना पोड़ा, बेक्ड पनीर केक समझ लीजिए, और खाजा, ये आपने कई जगहों पर देखा होगा। बिहार में खाजा बहुत फेमस है, उड़िया में खाजा बहुत फेमस है, तेलंगाना में खाजा बहुत फेमस है। और शहर में आपको स्ट्रीट फूड से लेकर जो बाकी के भोजनालय हैं वहाँ कई ऑप्शन और भी मिल जाएंगे, उन्हें भी ज़रूर आपको टेस्ट करना चाहिए, ताकि आप वहाँ से पुण्य लाभ तो कमा कर आएँ ही, जो बाकी स्वाद है उसे भी आप करीब से महसूस कर सकें। तो जगन्नाथ यात्रा को लेकर इस वक्त तक का ये अपडेट है। बहुत तेज़ी से जो रथ बनाने का काम है वो चल रहा है। कलाकार लगातार दिन रात लगे हुए हैं और 16 तारीख से ये जो दिव्य, भव्य, अद्वितीय, अकल्पनीय, अवर्णनीय यात्रा है ये शुरू हो जाएगी। और क्या कुछ आप देखना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। नमस्कार।